जी, दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक टर्म जो है उसके ऊपर बात करने के लिए आए हैं और उस टर्म का नाम है स्पेसिफ़िकली बहुत इंटरेस्टिंग है, द लॉस्ट जनरेशन। हमने इससे पहले एक वीडियो में हेमिंगवे के लाइफ़स्टाइल के बारे में, हेमिंगवे की लाइफ़ के बारे में और उसके कुछ वर्क्स के बारे में बात की थी। उसका लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और उसी से रिलेटेड हम एक और की के ऊपर चल रहे हैं, यानी कि हेमिंगवे के साथ एक टैग लगता है द लॉस्ट जनरेशन का। वो क्या है और किस तरह लगता है, आज हम उसके ऊपर मुख्तसर से बात करेंगे। द लॉस्ट जनरेशन का टैग जो है इसने अमेरिकन लिटरेचर को एक नए मोड़ के ऊपर लाकर खड़ा किया था। 19वीं और 20वीं सदी जो है वो रियलिज़म का दौर था, साइंटिफिक रियलिज़म थी। उसके अंदर हमारे पास टेक्नोलॉजी में भी काम हो रहा था और चीज़ों में बहुत हद तक जो है डिसइल्यूजनमेंट का मैं वर्ड बार बार इस्तेमाल करती हूँ, ये हमें हेमिंगवे की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, जो कि उसने रिफ़्लेक्ट किया बाद में अपनी कहानियों में, अपनी किताबों के अंदर। तो ये दौर इन तमाम चीज़ों के बारे में था। 20वीं सदी में ख़ास तौर पर आकर जब आपके पास सोशल और इकोनॉमिक इनजस्टिस नज़र आता है, फिर यहाँ के लोगों ने जो है ग्रेट डिप्रेशन जो था, इकोनॉमिक डिप्रेशन, उसको फेस किया और सबसे बढ़कर फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुई, तो इन तमाम चीज़ों ने जो वहाँ के बहुत नॉन या सेलिब्रेटेड फिगर्स थे, उनको इस बात पर सोचने पर मजबूर किया कि अब हमें अपने राइटिंग्स में कुछ तब्दीली जो है वो लाना होगी। इस राइटिंग में तब्दीली के लिए क्या किया उन्होंने कि अपने वो तमाम डिसइल्यूजनमेंट्स को जो उन्होंने खुद तजर्बे में लेकर आए थे, उनके लिए उन्होंने ट्रेजिक थीम्स को ऑप्ट करना शुरू किया और उसके थ्रू जो सोसाइटी में डिससेटिस्फैक्शन थी, कैरेक्टर्स में या थीम्स के अंदर जो डिससेटिस्फैक्शन नज़र आती है, उसके बारे में बात की, रादर दैन द वेरी टिपिकल रोमांटिक ट्रेट्स जिनके ऊपर पहले जो है बात करते, जिसमें पो भी शामिल है आपके सामने। और ये तमाम लोग जो हैं उस वक्त रोमांटिक्स की लाइन के ऊपर चल रहे थे। इन तमाम जो न्यू फिगर्स थे, इन्होंने आकर इन चीज़ों को रोकना शुरू किया। और इसके अंदर जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट होती है, तो इसके बाद देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ राइटर्स एमर्ज्ड फ्रॉम अमेरिकन लैंड और वो फेमस हुए द लॉस्ट जनरेशन के नाम से। उन्होंने सबसे पहले तो जो है रिबेल किया, जो आपके टिपिकल ट्रेडिशनल सेटअप था, सोशल सेटअप, उसके ख़िलाफ़, और न्यू वैल्यूज़ एंड न्यू मॉरल्स के बारे में बात करना शुरू की और चीज़ों को बिल्कुल नए सिरे से देखना शुरू कर दिया। हमें पता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है 1914 टू 1980 तक रही और इसमें अगर हम बिल्कुल डीप ना भी जाकर देखें तो हमें इतना पता है कि टोटल कैजुअल्टीज़ जो थी वो 40 मिलियंस थी, जिसमें आपकी तकरीबन 20 मिलियन जो थी वो आपकी डेथ्स थी और उन 20 मिलियन में भी 9.7 ऑलमोस्ट जो हैं वो मिलिट्री पर्सनल थे और 10 जो थे वो आपके 10 मिलियन जो थे वो आपके सिविलियंस में। दिस वाज द वेरी फर्स्ट डिसइल्यूजनमेंट सोसाइटी के लिए, दुनिया के लिए, कि ये सब हुआ क्या है। वॉर्स डेफिनेटली पास्ट से होती आ रही हैं, लेकिन इतनी सारी जो है वो डिज़ास्ट्रस किस्म का जो फेस नज़र आ रहा है इस वॉर के बाद, उन्होंने उनको काफ़ी हिला कर रख दिया था। और ज़ाहिर सी बात है कि एक अदीब जो है जो कि लाइफ को, सोसाइटी को बहुत डीपली चीज़ों को देखकर काम कर रहा होता है, और उस वक्त के लोग जो उस सिनेरियो से गुज़र चुके थे या गुज़र रहे थे, उनके लिए ये तमाम चीज़ें शॉकिंग थी। अब लॉस्ट जनरेशन जो है इसकी ओरिजिन ये कहाँ से निकलता है? लॉस्ट जनरेशन वॉज द फ्रेज़ मेड फेमस बाय हेमिंगवे, जब उसने द सन ऑल्सो राइजेज़ जो है उसके टाइटल में इसने उसको दिया था। एंड इट इज़ रिपोर्टेड कि मिस गर्ट्रूड स्टाइन जो हैं उन्होंने इस इस्तिलाह को, ये इस फ्रेज़ को इस्तेमाल किया था बाय सेइंग दैट यू ऑल आर लॉस्ट जनरेशन। और हेमिंगवे ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया था और इस रिएक्शन का मकसद उनको बताना ये था कि नो, वी आर नॉट ऑल लॉस्ट जनरेशन, हम उसी तरह से कम्पीट कर सकती हैं, ये जनरेशन इज़ एज सॉलिड एज एनी अदर जनरेशन। तो इस चीज़ को फर्दर जो है उसने अपनी राइटिंग्स में, अपनी कहानियों में इनको शामिल करके बताना शुरू किया कि ये लॉस्ट जनरेशन जो है वो कम्प्लीटली लॉस्ट नहीं थी। दे रियली केम आउट विद न्यू सॉलिड वर्ल्ड ऑर्डर, आप कह लें, उनकी अपनी ज़िंदगियों का, अगर मैं इसको बहुत जनरल सेंसेस में लेती हूँ तो। अब यहाँ से हमारे पास जो है ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है जिसको हम लेके चल रहे हैं। अब
इसका बैकग्राउंड क्या था लॉस्ट जनरेशंस का, हमने अभी बात की है। वो तमाम राइटर्स या वो तमाम यंग पीपल, ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने हु एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उनको द लॉस्ट जनरेशन के नाम से पहचाना जाता है या याद किया जाता है। अब ऐसा क्यों है? उस वक्त नेशनलिज्म का दौर चल रहा था, क्योंकि तकरीबन 30 ममालिक जो थे इस जंग में हिस्सेदार थे, और जब सबको ज़रूरत थी तो उस वक्त सबके लिए स्लोगन जो है वो नेशनलिज्म का था। लोग चाहे जबरी भर्ती के जा रहे हों, चाहे ख़ुद से जा रहे हों, उनके जहन में ये बैठा हुआ था कि हम एक ग्रेटर कॉज के लिए जो है वो जा रहे हैं। और जंग का उन नौजवानों के जहनों में जो कॉन्सेप्ट था वो वेलर, बहादुरी, स्ट्रेंथ को शो करना, एक ग्लोरिफिकेशन है, क्योंकि आपकी जो है इन द वॉर फील्ड, उस जोन में आपकी जो है मैनहुड वो टेस्ट होती है उस वक्त कि किसी भी वक्त, किसी भी चांस में, किसी भी रिस्क में हाउ यू विल रिएक्ट। आप भागोगे या आप अपनी कॉज के लिए इतनी बहादुरी दिखाओगे कि आप उसके लिए एंड तक लड़ोगे, और अगर डेथ भी आती है तो आप उसको किस तरह से कबूल करते हैं। और वो डेथ जो है उस वक्त कह लें या जंगों के ज़माने में कि वो शायद एक सेटिस्फेक्शन दे रही होती है एक लड़ने वाले को, कि हमने जो है ये तमाम चीज़ें जानते हुए भी हमने किसी कॉज़ के लिए जो है वो अपनी जान जो है वो दी है। तो लोग इस चीज़ को जहन में लेकर जब फील्ड में आते हैं तो जनरल्स एज़ वेल एज़ द अदर पीपल, उसमें सोल्जर भी थे, उसमें सब सिविलियन भी जो शामिल थे, सब लोग जो थे, उनके लिए जो हैरानी वाली बात थी वो ये थी कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, आपको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। वहाँ पर असल लड़ाई जो है वो तो मशीन्स कर रही हैं। मशीन्स ऑलरेडी हैड टेकन ओवर ऑल द वॉर फील्ड्स। वेपनाइजेशन हो चुकी थी, सारे वेपन्स थे जो कि काम कर रहे हैं, और उन वेपन्स के थ्रू जितनी कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, जितनी डेथ्स हो रही हैं, लोग एकदम से परेशान हो गए थे कि ये जंग का असल नहीं है, ये तो एक तरह की कॉन्स्पिरेसी हो गई मशीन्स की और गॉड्स की, कि उन्होंने हमें बीच में लाकर खड़ा किया और अब हम मर रहे हैं। याद रखें, यहाँ पर हम गॉड्स से मुराद फेट को लेकर चलेंगे, और ये भी याद रखें कि हम इस वक्त टिपिकली वेस्टर्न और अमेरिकन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जंगें उन्होंने देखी हैं, ऑब्वियसली हमने नहीं देखी हैं। तो इसमें अब जब वेपन्स आ रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, और इस वक्त लोग जो हैं अपनी जान बचाने के लिए एक ट्रेंच से दूसरी ट्रेंच में भाग रहे हैं। इसके अलावा इसी दौरान में दे गॉट किल्ड, किससे? मशीन्स के थ्रू। तो दैट वाज अ एक्सीडेंट, उनके नज़दीक ये एक्सीडेंट था, क्योंकि उनको वॉर फील्ड में अपनी वैलर, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी मैनहुड दिखाने का मौका नहीं मिला, तो वो लड़ नहीं सके, वो लड़े नहीं हैं। तो उनको ख्याल आया कि ये तो ऑल ओवर जो है मशीन्स नाउ बिकमिंग द एनिमी ऑफ अस ह्यूमन बींग्स। अब उसमें उस वक्त वो ये नहीं देख रहे थे कि दूसरा मुल्क हमारा दुश्मन है और ये फलां मुल्क भी हमारा दुश्मन है, ये हमारे एलाइज़ हैं। उस वक्त उनको थे कि ये इंसान है, क्योंकि हम सबको नहीं पता था कि ये क्या हो जा रहा था। तो डिस्ट्रक्शन जो इतनी ज़्यादा हुई, लेकिन उसमें आपको कुछ मिला नहीं सिवाय डिसइल्यूजनमेंट के, सिवाय खौफ के, सिवाय डेप्रिवेशन के। सब कुछ आपके हाथ से चला गया, आपकी फैमिलीज चली गई, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चला गया, हर चीज़ जो थी वो डीबेस हो चुकी हुई थी। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद जब ये यंग मैन बाहर निकलते हैं तो वो डिसइल्यूजनमेंट्स के बाद हर चीज़ का डिनाइल करते हुए नज़र आते हैं। ओल्ड ट्रेडिशंस, ओल्ड वैल्यूज़, ओल्ड टेस्टमेंट, हर चीज़ का वो डिनाइल करते हैं। और अब जब उन्होंने इन चीज़ों का डिनाइल किया तो उनके आगे सो फार एकदम से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है सोसाइटी में, कोई प्री प्लान्ड वैल्यूज़ भी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, और वो सिंपली एक वॉर जोन के बाद एक खुले आसमान के तले खड़े हुए हैं। दे आर कॉल्ड लॉस्ट जनरेशन। अब जंग के दौरान में जो डिसइल्यूजनमेंट्स हुई उनके बारे में हमने बात की है हेमिंगवे के पहले सेशन में भी, जो कि लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डालूँगी, कि वो भी यही बात करता है कि फ़र्स्ट टाइम जब उसने चीज़ों को देखा तो वो बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटमेंट और एडवेंचर के तौर पर जो है वॉर फील्ड में गया था, लेकिन वहाँ जाकर उसको खुद समझ आई कि मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ, यहाँ तो सब कुछ नुकसान में है। उसने ख़ुद बहुत ज़्यादा जो है इंजरीज़ बर्दाश्त की, लेकिन जो कुछ देखा, जैसे वो कहता था कि एम्बुलेंस जो है हम उसमें ज़ख्मियों को लाते थे, लेकिन सुबह तक वो जो है हादसे में बदल चुकी होती थी। इन तमाम चीज़ों में एक फ़ौजी खड़ा है, एक फ़ौजी सामने खड़ा है, दे आर नॉट फाइटिंग विद ईच अदर, लेकिन एक मॉर्टर गिरता है
और सब कुछ ख़त्म होता हुआ दिखाई दिया। तो ये हेमिंगवे ने खुद इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके देखना शुरू किया। यही वजह है कि जब इस आर्टिकल्स लिखने के लिए इसको असाइन किया गया था तो इसने वो तमाम फेलियर्स ऑफ वॉर थे उनके बारे में इसने लिखना शुरू किया था। इसको तकरीबन हर जंग में, हर वॉर में जहाँ इसने रिपोर्टिंग की या यहाँ इसने पार्टिसिपेट किया, उसको यही तमाम चीज़ें नज़र आईं कि इंसान जो हैं या ह्यूमन जो हैं, दे आर सिंपली जस्ट लाइक बेट, कि वो बेट हैं और सारा काम ऊपर हाईअप्स में हो रहा है जो कि ख़ुद कुछ नहीं करते हैं। दे आर सेफ, और वो कर किसके थ्रू रहे हैं? मशीन्स के थ्रू। एंड वी आर ऑल हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ मशीन्स राइट नाउ। वो हमें हम उनके स्लेव बन चुके हैं, रादर दे द मशीन्स शुड बी आर स्लेव्स और दे शुड वर्क ऑन आर कमांड्स। अब आते हैं आफ्टर वॉर, क्योंकि वॉर के बाद कुछ नहीं था सिवाय डिसइल्यूशनमेंट के। आप ब्लैंक हो चुके थे, देयर फेसेस, देयर एक्सप्रेशंस वर ऑल ब्लैंक, कि इसमें अब हमने करना क्या है, ये सब कुछ हुआ क्या है। और पुरानी जितनी वैल्यूज़ थी जिनको हम बहुत सहार के खड़े हुए थे और बड़ी ट्रेडिशनल चीज़ों को लेकर के ये हमारे कल्चर का, ये हमारी तहज़ीब का हिस्सा है, वो सब कहाँ गए? किसी चीज़ ने हमारी मदद नहीं की। वो सब कुछ जो है कहीं काम नहीं आ सका। वो तमाम मोरालिटी, वो तमाम रूल्स जिनके थ्रू हम सोसाइटी में काम कर सकते थे, इवन के हमें ये भी पता है कि जब डुएल्स होती थी तो उसमें भी एक सर्टेन रूल्स होते थे जिसको आपने अपनी फ़ाइट में फ़ॉलो करना है। वो भी काम नहीं आए हमारे, क्योंकि मशीन्स ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तो इसके बाद उनके पास जो इफ़ेक्ट था वो एक ही था कि कुछ भी नहीं है। ये डिसइल्यूजनमेंट जो थी वो उनको डिससेटिस्फैक्शन की तरफ लेके गई, जो कि दो चीज़ों में बदल गया। या तो एकदम से बहुत सारा जो है नाहिलिज्म आना शुरू हो गया, या इसके अलावा उन्होंने जो देखा कि आपकी जो सफरिंग्स हैं, आपकी जो पेन्स हैं, उनको एंड्योर करने में उस स्ट्रेंथ को हमें लगाना है। पहले हमने उस स्ट्रेंथ को अपनी बहादुरी के लिए लगाना था, लेकिन अब उन सफरिंग्स को जो कि इनएविटेबल हो गई हैं, उनको एंड्योर करने में हमने उस तमाम बहादुरी को जो है वो कंज्यूम करना है, या उसको हमने खर्च करना है उस चीज़ के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें उनके लिए ऑफ कोर्स एक काफ़ी भयानक तजुर्बा थी। हमें नज़र आता है इवन कि द सन ऑल्सो राइजेस में भी वो जो तीन हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं वो इसी लॉस्ट जनरेशन को दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास फ़िलहाल करने के लिए कुछ भी नहीं है। इवन कि एक बहुत प्यारी इमेजरी है उसमें कि व्हेन दे गो टू द बार, और वहाँ पर ये जाकर जो है एक एक ग्लास जो है वो मांगते हैं, और वहाँ से पीने के बाद ये निकलते हैं। और फोकस जो है हमारे ऊपर राइटर के पास का वही है कि वहाँ पर टेबल के ऊपर तीन जो है वो एम्प्टी ग्लासेस पड़े थे। तो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल इमेजरी, कि यही वो एम्प्टीनेस थी, यही वो होलोनेस थी जो कि उस जनरेशन में जो कि उनको लॉस्ट बना रही थी, वो हमें उसमें नज़र आ रही थी। तो इस इमेजरी के ज़रिए भी वो बात करता दिखाया है। इसके अलावा हम अगले एक सेशन में ज़रूर बात करेंगे कि किस तरह हेमिंगवे ने अपनी ब्रेविटी, अपनी ट्रस्टनेस को इस्तेमाल किया कि समटाइम सर्टन आर्ग्यूमेंट, समटाइम छोटे छोटे सेंटेंसेस, और समटाइम विद इन अ वर्ड, एक वर्ड के ज़रिए उसने पूरे इमोशंस या हॉट सिनेरियो को जो है वो आपके सामने ला कर रखा है। जैसे कि इसी के अंदर द सन ऑल्सो राइजेस में वो बताता है कि इन रेन जो है अब मोरालिटी, गुडनेस और शाइवलरी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उन किरदारों के लिए ऑब्सीन हो चुकी थी। उनके लिए इस वक्त रियलिटी में क्या था जो उनको याद था और उनको लग रहा था कि यही रियलिटी है उस वक्त, दैट वाज द नेम्स ऑफ रेजिमेंट, बटालियंस, टाउन्स एंड सिटीज़। तो किस कदर चेंज आया, किस तरह आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज़ थी वो सब की सब टूट गई, और आपके पास जो है कंक्रीट नाउन जो हैं वही रह गए, जिन पर आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो, आप यू आर जस्ट सिंपली एट द कमांड, मशीन्स जो आपको दे रही हैं उसकी तरफ। तो आफ्टर वार जो है ये डिसइल्यूजनमेंट उनको लेकर आई। तो सिर्फ यही नहीं थी कि जी आपकी ज़िंदगियां ख़त्म हुई हैं, मकसद ये कि उनके जहन में पिछला सारा जो आपका एक वर्ल्ड ऑर्डर था, एक आपका जहन में जो एक पूरा स्ट्रक्चर बैठ चुका था एक लाइफ का, एक जो मॉरल कोड्स थे, प्यूरिटन वैल्यूज़ थी, ट्रेडिशंस थी, वो सब की सब दे ऑल क्रम्बल डाउन अलॉन्ग विद ऑल द बिल्डिंग्स और टाउन्स। उन सब के साथ साथ वो तमाम चीज़ें भी ख़त्म हो गई उनके नज़दीक। तो लॉस्ट इस वजह से कहलाए क्योंकि अब वो एकदम से बग़ैर किसी चीज़ के खड़े हैं, और अब ये सब उनके ऊपर था टू सीक न्यू वैल्यूज़, टू प्रिपेयर अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। नई चीज़ों को वो ख़ुद से देखेंगे अपने तजर्बे के ऊपर,
वो नई वैल्यूज़ को बनाएंगे, नई मोरालिटी को वो लेकर आएंगे, एंड दिस इज़ व्हाट दे रियली डिड। जी, तो हम बात कर रहे थे जैसे कि डेथ ऑफ ओल्ड वैल्यूज़ हो चुकी थी। इस जनरेशन ने जो है वो अपनी ज़िंदगी को या अपने लाइफ़स्टाइल को, जिसको वो सुनते आ रहे थे और उसको जो है वो अब रोज़ ग्लास के थ्रू देखना जो है वो बंद कर दिया। यानी कि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर जो है आगे अंदाज़ा लगाया कि किसी भी चीज़ को हमने एब्स्ट्रैक्ट ग्लोरिफिकेशन में अब नहीं देखना है। जो चीज़ हमारे एक्सपीरियंस में आ जाएगी, हम उसी से एक नई चीज़ को मेक आउट करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ से खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये जनरेशन किस हद तक डिसइल्यूजन हुई थी कि इसने तमाम चीज़ों के लिए अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जो है सारा भरोसा करना शुरू किया। एंड दैट इज़ द रीज़न कि हेमिंगवे ने जो है इसके ऊपर रिएक्ट किया था कि दिस जनरेशन इज़ एज सॉलिड एज एनी अदर जनरेशन। बल्कि दूसरी जनरेशन्स को तो शायद चीज़ें इनहेरिट होती हैं ये तमाम की तमाम, लेकिन इन लोगों ने अपना जो है असासे जो है इन चीज़ों के एसेट्स को ख़ुद बनाया था। अब जो न्यू वैल्यूज़ हैं, प्यूरिटन वैल्यूज़ चूँकि ख़त्म हो चुकी हैं, तो न्यू वैल्यूज़ में कुछ भी नहीं था सिवाय एक कॉमन के, वो थी ऑनेस्टी के। अब हमने कम से कम अपने साथ जो है या अपनी लाइफ में जो भी हम कर रहे हैं, जिससे भी रिलेट हो रहे हैं, एटलीस्ट उसमें हमने अपनी ऑनेस्टी को रखना है। ख़ास तौर पे किसी भी चीज़ की इंड्योरेंस को जो है हमने रखना है वहाँ से डायरेक्ट, क्योंकि अभी हमने कोई पिलर्स खड़े नहीं किए थे सोसाइटी के, तो इनकी लाइफ जो है इसके बाद सिर्फ कन्फाइंड होगी टू सेंसेस, लाइफ ऑफ सेंसेस जिसको हम कहते हैं, यानी कि 5 सेंसेस जो थी। दैट इज़ अ रीज़न कि हेमिंगवे के ख़ास तौर पर आपको कहानियों में बहुत एक्सेसिव ड्रिंकिंग नज़र आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा लव मेकिंग नज़र आएगी, इसके अलावा प्लेफुलनेस है। मोस्ट ऑफ़ द प्लॉट्स जो हैं उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है सिवाय इसके कि वो जाते हैं वहाँ पर, कुछ देर एम्बिगस बातें होती हैं और वो बस प्लेफुलनेस का ज़रिए है, किसी फेयर में जाते हुए दिखा रहे हैं, किसी मेले में जा रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं। और इवन के इस हद तक जो है वो आप कह लें कि एम्प्टी थे उस टाइम कि इवन द लव मेकिंग और बहुत अगर वाइडर सेंस में कहते हैं तो सेक्स जो है वो भी उनके लिए इस वक्त जो है एक एंटरटेनमेंट या एक सिर्फ नेसेसरी के अलावा कुछ भी नहीं रह चुका था। उसमें फीलिंग्स नहीं थी क्योंकि अब लाइफ ऑफ इमोशन जो है वो ख़त्म हो गई थी। इनके नज़दीक अब ये चीज़ थी कि बेहतर है कि आपकी जितनी सफरिंग्स हैं, आपकी जितनी पेन्स हैं, जिनको अल्टीमेटली जो मर्ज़ी कोई आपके साथ हो आपने ख़ुद ही से ही बर्दाश्त करना है, तो उसका इजहार नहीं करना। और ये आपकी अपनी वैलर होगी, ये आपकी स्ट्रेंथ होगी, ये आपकी बहादुरी होगी कि अगर आप अपनी पेन्स को जो है दूसरों के सामने रोने के बजाय बहादुरी से ख़ुद फेस करें, क्योंकि अल्टीमेटली फेस करना है। यहाँ पर कोई भी रास्ता एस्केप का नहीं है, तो फिर उसका शोर मचाकर कमज़ोर होने से बेहतर है, क्योंकि हम ऑलरेडी हेल्पलेस साबित हो चुके हैं मशीन्स के सामने। तो अब अपनी थोड़ी सी जो है वो साख अपने लिए जो मेंटेन रखनी है वो ऐसे ही रखनी है कि हमने उन चीज़ों को बर्दाश्त करना है। इसके बाद जो है आपके पास न्यू मोरालिटीज़ जो आना शुरू हुई, उसमें एक ही फ़िक्रा काफ़ी है कि नाउ द वर्शिप ऑफ इंस्टिंक्ट has replaced the rationality. It became the order of the day. आप अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से जो काम करोगे then you have to stick to them. ये उनके पास था कि अगर आपने अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर जो भी काम करना है या जो भी फ़ैसला लेना है, जो आपको लग रहा है कि अब ये बेहतर हो सकता है अपने लिए या मुझे ऐसा ही करना है, लेकिन फिर उसको आपने स्टिक रहना है, यही आपकी बहादुरी होगी, यही आपकी जो है स्ट्रेंथ या मैनहुड को आप शो करेगा। अब जैसे कि आप ये करें और उसके बाद बुज़लों की तरह भागते हुए दिखाई मत दें, जैसा कि हम फील्ड्स में ख़ुद देख चुके थे। हमसे मुराद यहाँ पे वो जनरेशन बात कर रही है। तो इन तमाम चीज़ों ने उनमें बिटरनेस भी लेकर आए थे, वो अंडरस्टेटमेंट की तरफ भी जाते हुए हमें नज़र आते हैं। वो हर चीज़ के लिए जो है एक फ्रीडम या फ्री ऑफ मोरालिटी जो है वो अपनी लाइफ को जो है उसका इजहार अब करना चाहते थे। वो किसी भी सेक्शन या शैकल से बाहर लेकर काम करना चाहते थे। इन तमाम चीज़ों के साथ ज़ाहिरी बात है डिसइल्यूशनमेंट तो थी ही, डिससेटिस्फेक्शन साथ साथ चल रही थी, क्योंकि ये चीज़ें अब नए सिरे से थोड़ी थोड़ी बेस बना रहे थे, थोड़े थोड़े पिलर्स बन रहे थे। अभी तो बहुत सारी कहानियाँ थी जो कि बाहर आ रही थी, बहुत सारी कहानियों में डिसइल्यूशनमेंट बाहर आ रही थी, हेल्पलेसनेस बाहर आ रही थी। उस हेल्पलेस में एक एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी
उस बहादुरी को जो कि अब उसने अपने मॉरल कोड्स पर बनाई थी, यानी एंडोरेंस की, उसके ऊपर बात हो रही थी। क्योंकि हर कोई अपनी एंडोरेंस में इस वक्त बहादुर था एंड दे ऑल वांटेड टू बी हर्ड। तो इन तमाम चीज़ों पे काम हो रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता फिर ये साइंस ऑफ रिकवरी हमारे पास आना शुरू हुई। और साइंस ऑफ रिकवरी में क्या है, लॉस्ट जनरेशन अपनी ऑनेस्टी के ऊपर स्टिक है, उसका मॉरल कोड क्या है कि अपने एंडोरेंस की तरफ जाना है, अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से जो बेहतर लगे, जो पॉजिटिव लगे, उसके ऊपर काम करना है। क्योंकि अब कमांड करने के लिए कोई नहीं है आपके पास, लेकिन हर कोई कर रहा होगा, लेकिन हर कोई कामयाब भी नहीं हो पा रहा होगा। अब उसमें जो साइंस ऑफ रिकवरी हैं वो हेमिंगवे के हमें जो है कहानियों में नज़र आते हैं। हीरो तो अब हर कोई है, क्योंकि वो अपनी सफरिंग्स को बहादुरी से लेकर चल रहा है और अपनी उस लाइफ में उस स्टैंड पे खड़ा हुआ है जहाँ हर चीज़ जो है ऑलरेडी क्रम्बल डाउन। अब उसमें एक और हीरो ऐड होता है, दैट इज़ कॉल्ड कोड हीरो। कोड हीरो जो है वो एक ऐसा हीरो होगा जो कि अपनी मोरालिटीज़ के ऊपर वहाँ भी स्टिक रहेगा जहाँ उसको पता है कि अब फ़ायदा कुछ नहीं है, बट देयर इज़ नो टर्निंग बैक। अगर वो टर्निंग बैक की तरफ आता है, वो भागता है, वो पलटता है, तो उसने अपने साथ जो है वो एक धोखा दिया है। वो अपनी नज़र में बहादुर नहीं रहेगा, क्योंकि जंग में तो हमने बहादुरी दिखानी थी। अब जो बहादुरी है, जो वेलर है, वो हमने अपने आप को दिखानी है, हमने अपनी तसल्ली के लिए करवानी है। क्योंकि अब हम उस वॉर जोन में हैं जिसमें 24/7 जो है हमारी फ़ाइट जो है वो अपने साथ है और फिर दूसरों के साथ है। और उस फाइट में अगर हम कावर्डाइज दिखाते हैं, बुज़दिलों की तरह हम हाथ पैर छोड़ेंगे, तो हमारी जो डेथ है, जो अल्टीमेटली वो सफरिंग में भी हमें उस डेथ की तरफ लेके जा रही है, तो वो डेथ जो है वो हमें परेशान करेगी। हम उसके सामने अब कम से कम शर्मिंदा नहीं होना चाहते, क्योंकि वहाँ तो मशीन्स थी और वी वर हेल्पलेस, लेकिन यहाँ तो हम हैं अपने साथ। तो फिर ये रिकवरी कोड हीरो की तरफ जाती है। अब कोड हीरो किस तरह से काम कर रहा है, इसके ऊपर भी हम इसी तरह एक डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आज जो था सिर्फ मैं स्टिक रहना चाहती थी द लॉस्ट जनरेशन की तरफ, कि किस तरह ये अमेरिकन लिटरेचर में जो है आनी शुरू हुई और हेमिंगवे इसको किस तरह लेके चला है। द सन ऑल्सो राइजेस जो है वो तो इसका बहुत क्लियर कट एविडेंस है। इसके अलावा फॉर होम द बेल टोन्स जो है एंड इन आर टाइम्स, ये तो बहुत क्लियर हैं, जो कि आपको वाज़े तौर पर बताती हैं कि द लॉस्ट जनरेशन कैसी थी, लेकिन वो किस तरह से सॉलिड हो रहे थे चीज़ों के लिए, किस तरह अपनी तमाम मोरालिटीज़ को ख़ुद से अब वो क्रिएट कर रहे थे, वो तमाम चीज़ों की बेस दे रहे थे जिसको आगे जाकर नई जनरेशन्स ने अपने लिए जो है फिर एज एन एसेट जो है पकड़ा। और इस जनरेशन ने, द लॉस्ट जनरेशन, ये प्रूव किया कि पिछली जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट आपकी मोरालिटी थी, जिसको सिर्फ ग्लोरीफाई किया जा रहा था, वो शायद वक्त के साथ साथ काम ख़त्म कर चुकी थी। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब कोई चीज़ वक्त के साथ साथ काम ख़त्म करना छोड़ दें, तो उसको भी ख़त्म करके वक्त के हिसाब से नई चीज़ को क्रिएट किया जाए। और ये सब कुछ उन लोगों ने अपने बलबूते पर किया था, जब उनके पास कुछ भी नहीं रह गया था, ना यकीन रह गया था, ना फेथ रह गया था, ना ट्रस्ट रह गया था। इस तमाम चीज़ों के बाद सिर्फ खौफ था, सिर्फ डिसइल्यूजनमेंट थी। वो हकीकत थी जिसको कबूल करने को कोई भी तैयार नहीं होता, बट दे हैड टू, हर हालत में। और उसके अंदर जो है आपने अपनी स्ट्रेंथ को भी रखना है, आपने अपने वेलर को भी मेंटेन रखना है, आपने अपने आप को कंपोज भी रखना है, और अपनी ज़िंदगी जो है अब आप वहाँ पर खंडरों के ऊपर तो नहीं गुजार सकते, उसको किसी ना किसी तरह घसीटना है, कैरी करना है। उसके लिए अपने कोड्स बनाने पड़ेंगे। अब कोड्स वही होंगे जो हम अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, क्योंकि उस जनरेशन ने उस चीज़ को जो एक्सपीरियंस किया वो इर्द गिर्द के लोग शायद ना कर सकते। तो उस वक्त जो उन्होंने बनाया वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के ऊपर था। तो दैट वाज द लॉस्ट जनरेशन। हेमिंगवे ने इसको बहुत खूबसूरती से क्लैरिफाई किया है, और आप लोग पढ़ें हेमिंगवे को और देखिए द ओल्ड मैन एंड द सी, दैट इज़ द वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी सिंपल एग्जाम्पल जिसको स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। तो हम फिर इसके कोड हीरो पर भी जल्द बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।